रसायन विज्ञान की भाग 5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, परमाणु संरचना संबंधित विषय से मैं यहाँ पर 20 प्रश्न कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी पीछे की जो 4 वीडियोज हैं उनमें भी मैंने ऐसे 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। आपने अगर उन वीडियो को देखा है तो बिल्कुल आप जाइए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए। अगर नहीं देखा है तो पिछले वाली सारी वीडियोस को भी देखिए और साथ में इन वीडियो को देख करके अपना ज्ञान बूस्ट अप करिए। देखिए, इन परमाणु संरचना के चैप्टर में इस वीडियो में ज़्यादातर जो प्रश्न है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ और तत्वों के बारे में ज़्यादातर प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे मेरे साथ करते जाइए और जो सही आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप मुझे फेसबुक पेज, ट्विटर और साथ में टेलीग्राम पे मुझे जरूर ज्वाइन करें। यहीं से आपके वीडियो को पीडीएफ और लिंक दोनों मिलती है। चलिए आज के पहले प्रश्न को करते हैं, जिसमें पूछा गया है एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है ना। 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है तो उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या कि अगर किसी भी परमाणु तत्व है तो उसके द्रव्यमानों की संख्या जो होती है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो इस वाले में प्रोटॉन की संख्या तो दी नहीं गई है, लेकिन एक चीज आपको जानना यह भी है कि किसी भी तत्व की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। यानी कुल प्रोटॉन और कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, यानी कुल मिलाकर 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये पूरे के पूरे इसकी जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी वो 19 हो जाएगी। तो आपका आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 88Ra226 यानी कि रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो द्रव्यमान होता है Z इज इक्वल्स टू P प्लस N होता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसे आपको समझना है। इसके अलावा प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है और जितना इलेक्ट्रॉन संख्या होता है उतना ही किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक भी होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 88 है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 88 है, ये आपको याद रखना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 88 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 88 होगी। ठीक है, और यहाँ पर 226 क्या दिया गया है, इनके द्रव्यमान की संख्या। तो द्रव्यमान की संख्या कितनी है, 226 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए 226 में से 88 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर 8 बचेगा। तो यानी कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 138 और प्रोटॉनों की संख्या होगी 88। तो न्यूट्रॉन पहले बताना है 138 और 88 होगी प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 2 + 2 = 4, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे है प्रश्न 19K40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। जितना उनका परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इस तरीके से 19 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कैसे पता करते हैं। तो देखिए, किसी भी सेल में नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2n⁻²। ये फॉर्मूले का आपको यूज करना है, 2n⁻²। तो देखिए, तीसरी कक्षा है इसलिए यहाँ पर तीसरे नंबर रखा जाएगा 2 × 3 का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 3 3 9, यानी कुल मिलाकर के तीसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 18 होगी और आपका आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आपको ये आंसर करना है। ठीक है, तो किसी परमाणु की संख्या परमाणु संख्या अगर Z है और उसके द्रव्यमानों की संख्या m है तो m को रिलेशन करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि परमाणुओं की कुल संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या अगर m है, इसको हम नोटिस करते हैं। तो
हाँ जी, देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं। तो चलिए दोबारा सीखते हैं इसको। क्या हुआ यहाँ पर कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है, ठीक है, परमाणु संख्या क्या है, Z है, और उसकी द्रव्यमान संख्या m है। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु संख्या कितनी है, Z है, और परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, यानी कि Z होगा यहाँ पर, ठीक है। परमाणु संख्या जो होगी, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो उसके परमाणु संख्या के बराबर होगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन और उतने ही उनके परमाणु संख्या, तो Z हो जाएगा। और क्या पूछा गया है, तो इसके न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन यानी कि परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉन। तो एक्चुअली तो ये होना चाहिए कि m इक्वल टू Z प्लस n है, लेकिन पूछा क्या गया है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो n निकालना है हमें, तो Z को इधर लेकर के आना पड़ेगा, यानी कि m माइनस Z इज इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, m माइनस जेड आपका आंसर और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्लोरीन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। देखो, परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है, तो 35 में से आपको 17 माइनस करना होगा, तभी तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पता चलेगी। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 18 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 18 न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे संभव नहीं है, तो आपको देखना होगा क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, 1s2 है, 1s2 2s2 2p6 2t10 है, 3s2 है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो देखिए, पहले कक्षा में देखो ये क्या होता है ना, एस पी डी और एफ, ये सेल होते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी वाले, इसके पास कैपेसिटी कितनी होती है, 2 की फुल कैपेसिटी, इसके पास 6 की कैपेसिटी होती है, इसके पास 10 की कैपेसिटी होती है, इसके पास कुल कैपेसिटी 14 की होती है, ठीक है। तो ये होते हैं एसपीडीएफ। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी होती है ये कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 2 4 और 4 + 6 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं किसके पास होते हैं। तो देखो यहाँ पर दो दो दिए गए हैं, तो देखिए 10 नंबर पे जनरली देखा जाए तो आता है नियॉन Ne, और 11 नंबर पे आता है सोडियम Na, ठीक है। तो सोडियम Na की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर Na+ लिखा गया। Na+ होने का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियॉन Ne और Na यानी कि सोडियम का है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आगे प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, 20 परमाणु क्रमांक वाले हैं, परमाणु क्रमांक 20 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। तो देखिए, पहले सेल में हम कितना रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो पहले सेल में 2 हो जाएगा। उसके बाद वाले सेल में कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 2 8। इसके बाद वाले में हम 18 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि अगर वो आखिरी सेल है तो उसमें 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए इस वाले में भी हमें 8 ही रखना पड़ेगा। तो 2 8 8 कितने हो गए, 8 10 18, और इस तरीके से यहाँ पर आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 20 वाले का ये हो जाएगा 2 8 8 2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। दोस्तों अभी तक आपने 10 प्रश्न कर लिए हैं, और अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिए, आपकी नॉलेज बूस्ट अप हो रहे हैं, और आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इन सभी प्रश्नों से, और आपकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो रही है। तो डेफिनेटली इस वीडियोस को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए अगर अब तक नहीं किया है, और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण की बात की गई है। तो धातु तत्व की बात में क्या होता है कि धातु किसे कहेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, डोनेट करता हो, क्या करता हो, डोनेट करता हो, यानी दान करता हो, और उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आती हो, जो दान करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो होते हैं तत्व, यानी कि धातु होते हैं। तो यहाँ पर जो दान कौन करेगा, 7 होगा तो दान तो करेगा नहीं, 8 वाला भी नहीं करेगा, 8 वाला भी नहीं करेगा, जिसके पास 2 होगा ना वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम 1327 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। देखिए परमाणु क्रमांक इसके 13 है, तो पहले सेल में 2, उसके बाद में 8 और आखिरी वाले में 3 रखेंगे। 2 8 3 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। सोडियम आयन की बात करी गई है, Na+ की बात की गई है। ठीक है, अभी अभी आपने देखा कि Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो कितना हो जाएगा 2 और 8, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। बिल्कुल, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्डन चार्ट लिया था, गोल्डन फॉइल लिया था और इसके ऊपर अल्फा कणों का बम्बार्डिंग की थी। तो कुछ अल्फा कण वापस आ गए थे, कुछ अल्फा कण यहाँ से जाकर रिटर्न हो गए थे, कुछ अल्फा कण जो थे पार चले गए थे। ठीक है, तो जो रिटर्न हो गए थे उन्होंने बताया था कि सेंटर के जो भी कण थे वो रिटर्न हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर नाभिक है और इसकी खोज उन्होंने की थी। तो वो जो बम्बार्डिंग की गई थी वो अल्फा किरणों की गई थी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, ये रहा, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो उसके ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। देखिए कक्षाएं जो होती हैं नाभिक के, ये नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ कक्षाएं बनी होती है और जो कक्षाएं जितनी बड़ी होती है उसके पास उतनी ज्यादा ऊर्जा होती है। तो अगर ज्यादा ऊर्जा वाली जो इलेक्ट्रॉन होगा कम ऊर्जा वाले के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। ये दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ऊपर एक नीचे दो ऊपर इस तरीके से दिया गया है, तो किस विंसन जिनमें हंड के इस सिद्धांत का पालन नहीं होता है वो कौन सा है। तो देखिए हंड का पालन इस वाले में और इस वाले में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। चलिए आगे प्रश्न है सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी सबसे आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपको बताने हैं। सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो क्या होगा 2 होगा पहला, 8 होगा और उसके बाद 2 2 8 1। ठीक है, 8 2 10 11 टोटल, तो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आखिरी ऑर्बिट में, आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो 20 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 39, यहाँ पे 39 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इनको अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। देखिए तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये बताना है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो 13 है तो पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी में कितने होंगे 3 होंगे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपने कुल 20 प्रश्नों को कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप इसे सब्सक्राइब करके बाकी के जितने वीडियोस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी वीडियो सब्जेक्ट से मैंने टॉपिक वाइज काफी कुछ वीडियोस करा दिए हैं और उन वीडियोस को आप देखिए। आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स है आपके, चाहे वो पीईटी का हो, एनटीपीसी का हो, सीबीटी 2, और इसके अलावा अगर आपने एग्जाम देने हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, तो उन सभी एग्जामों में स्टैटिक जीके और सब्जेक्टिव जीके दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप सही तरीके से कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।